दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ। दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए। जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है। आज का यह वीडियो भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, शिक्षा व्यवस्था और सत्ता की राजनीति के उस चेहरे को दिखाने वाला है जिसे अक्सर चमकदार नारों के पीछे छिपा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सत्ता पक्ष के नेताओं के विरोधाभासी बयानों, श्रेय लेने की होड़ और उस सच्चाई की जिसे आम जनता, छात्र, शिक्षक और बहुजन समाज लंबे समय से महसूस कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से, जिनकी राजनीति हमेशा तीखे बयानों, विवादों और सोशल मीडिया पोस्ट से सुर्खियों में रहती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि एक बड़े नैतिक सवाल का है। गिरिराज सिंह लंबे समय तक यूजीसी के विवादित नियमों पर पूरी तरह चुप थे। जब देश भर के में छात्र, शिक्षक संगठन, सामाजिक संगठन और विपक्ष इन नियमों को लेकर विरोध कर रहे थे, जब कहा जा रहा था कि ये नियम सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाएंगे, तब गिरिराज सिंह कहीं नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई, अचानक गिरिराज सिंह सक्रिय हो गए और सक्रिय भी ऐसे हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का श्रेय अपनी ही सरकार को देने लगे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एचएम गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। एक चीज कहता हूं, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है और देश के अंदर जब शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आया था कोर्ट में तो उसका भी समर्थन किया और ईडब्ल्यूएस को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जिसमें सवर्णों को, उसका भी आरक्षण नरेंद्र मोदी ने ही दिया। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग मुंह पी जा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टैग करते हुए धन्यवाद कर दिया। यानी अदालत के फैसले का श्रेय भी सत्ता को। सवाल ये है कि अगर ये नियम इतने ही खतरनाक थे, अगर ये सनातन को बांटने वाले थे, जैसा कि गिरिराज सिंह ने खुद अपने पोस्ट में कहा, तो फिर आपकी सरकार इसे लाई क्यों? और अगर लाई तो इतने दिनों तक आप चुप क्यों रहे? और अगर आपको इनसे समस्या थी तो संसद में आवाज क्यों नहीं उठाई? मंत्रालय स्तर पर विरोध क्यों नहीं जताया? असलियत यह है कि गिरिराज सिंह ने जल्दबाजी में ऐसा पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने यूजीसी रेगुलेशंस को सनातन को बांटने वाला बता दिया। बाद में वही पोस्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इंटरनेट से कुछ भी पूरी तरह मिटता नहीं है। पोस्ट डिलीट करने से सवाल खत्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि यह साफ दिखाता है कि सत्ता के भीतर ही कितनी बड़ी भ्रम की स्थिति है। एक तरफ सरकार नियम लाती है, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार के मंत्री उन्हें खतरनाक बता देते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेने की कोई तैयार नहीं।
इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का श्रेय भी सरकार लेगी? अगर अदालत किसी कानून को रद्द करे तो कहा जाएगा पीएम मोदी जी ने करवाया, और अगर अदालत किसी कानून को सही ठहराए तो यह कहा जाएगा कि मोदी जी की दूरदर्शिता। फिर अदालत की स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाता है? इसी संदर्भ में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान भी बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो उन्होंने पहले कहा था, यानी परोक्ष रूप से यह दावा कि अदालत सरकार या भाजपा नेताओं की सोच के मुताबिक फैसले कर रही है। यह बयान लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं बल्कि सत्ता के प्रभाव में है। और इसी पर राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सीधा सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा तय करती है? क्या भाजपा ने अदालतों पर कब्जा कर लिया है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि हर उस नागरिक का है जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करता है। अब जरा इस मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशंस 2026 अधिसूचित किए। दावा किया गया कि इसका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, लेकिन नियमों की भाषा, संरक्षा और परिभाषाओं में ऐसे प्रावधान थे जिनसे जाति आधारित भेदभाव को सीमित दायरे में परिभाषित किया गया, यानी भेदभाव की व्यापक वास्तविकता को संकीर्ण फ्रेम में बांधने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बिंदुओं पर गंभीर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं और समाज में विभाजन बढ़ सकता है। अदालत ने नियमों की भाषा को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताया और कहा कि इसका दुरुपयोग संभव है। साथ ही धारा 3C और 3E के बीच अंतर विरोध की ओर इशारा किया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब भेदभाव की व्यापक परिभाषा पहले से मौजूद है तो अलग से सीमित परिभाषा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? यही वह सवाल है जिससे सत्ता जवाब देने से बच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी और कहा कि इनकी संवैधानिकता की गहन जांच होगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। अब सवाल ये है कि जब अदालत कह रही है कि नियमों से समाज में विभाजन बढ़ सकता है तो क्या ये सरकार की नीतिगत विफलता नहीं है? लेकिन सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं मोदी जी पर भरोसा रखिए, जबकि हकीकत ये है कि अगर मोदी जी की सरकार ने ही ये नियम नहीं लाए होते तो अदालत को रोक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अदालत ने खुद माना कि इन नियमों से भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वह भी मान रहे हैं कि नियमों में खामी थी। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है। लेकिन सवाल फिर वही कि खामी किसकी जिम्मेदारी है? विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अखिलेश जी, यूजीसी पर दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ। जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं।
सरकारी बात सिर्फ नियमों की नहीं, नीयत की भी होती है। गाइडलाइन पे रोक लगा दिया है। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। इसको बंद करना है। आप अच्छा पिछले बार देखा है तो वक़्फ़ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलक की राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कल्याण बनर्जी ने कहा कि दिशा निर्देश असंवैधानिक थे और अदालत ने समय रहते हस्तक्षेप किया। मायावती ने कहा कि अगर यूजीसी सभी पक्षों को विश्वास में लेती और समितियों में सभी वर्गों का न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती तो सामाजिक तनाव पैदा ही नहीं होता। ये सभी बयान एक बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार ने नियम बनाते समय व्यापक संवाद नहीं किया। लेकिन इस पूरे विमर्श में एक अलग आवाज भी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि अदालत की रोक न्यायिक समर्पण जैसी है और ये नियम सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता के अनुरूप थे। यानी बहस ये नहीं है कि नियम अच्छे थे या बुरे, बहस ये है कि सरकार ने इसे किस नियत और किस प्रक्रिया से बनाया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश भर में विरोध हो रहा था तब सरकार के मंत्री चुप क्यों थे और जब अदालत ने रोक लगाई तब श्रेय लेने क्यों दौड़ पड़े। वैज्ञानिक और कवि गौहर रजा ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद तीखे शब्दों में समझाया। पहले पास करो, फिर आंदोलन करवाओ, फिर रोक लगवा दो, दोनों खुश, फिर दोनों से वोट मांगो। यही वह राजनीतिक खेल है जिसे समझना जरूरी है। सरकार एक तरफ अपने कट्टर समर्थकों को यह संदेश देती है कि हम तुम्हारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोध बढ़ने पर पीछे हट जाती है और खुद को उदार और संवेदनशील साबित करती है। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों, शिक्षकों और बहुजन समाज का होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी प्रयोगशाला बन जाती है। गिरिराज सिंह का पोस्ट डिलीट करना भी इसी राजनीति का हिस्सा है। पहले तीखा बयान, फिर माहौल बदलते ही पीछे हट जाना। लेकिन सवाल बने रहते हैं, अगर यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाले थे तो सरकार ने इसे क्यों बनाया, और अगर नहीं थे तो गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्या यह सिर्फ राजनीतिक सुविधा का मामला है? और अगर सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मोदी जी की वजह से होता है तो फिर लोकतंत्र में अदालत की भूमिका क्या रह जाती है? आज देश का युवा परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी, खाली पदों और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रयोगों का शिकार हो रही है और सरकार गंभीर सुधारों की जगह प्रतीकात्मक राजनीति में उलझी हुई है। यूजीसी नियमों पर रोक एक राहत जरूर है, लेकिन यह किसी की जाति नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रमाण है। असली जीत तब होगी जब शिक्षा नीति पारदर्शी होगी, सभी वर्गों को साथ लेकर बनाई जाएगी और किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम श्रेय लेने की राजनीति से ऊपर उठकर जवाबदेही की राजनीति की मांग करें। सवाल पूछे कि नियम किसने बनाए, किस सलाह पर बनाए, किस उद्देश्य से बनाए, और जब गलत साबित हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के सवालों में होती है और 10 संकेत लाइव पर हम वही सवाल उठाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा देश के भविष्य से जुड़ा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।